Good evening students, this is day 6 of APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be covering topic number 101 to 120. So एक दो क्वेश्चंस को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट्स हो गए थे, आप लोगों के मन में डाउट्स थे, तो उसको जल्दी से क्लैरिफाई कर देता हूँ. ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक भी पब्लिश करता है जिसमें पूरे दुनिया भर के अलग अलग इंपॉर्टेंट सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है. उसके अलावा हमारे देश के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी इस तरह की इंडेक्स हमारे देश के अंदर सिटीज़ को रैंक करने के लिए पब्लिश करता है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं. राइट टू इंटरनेट, कल जो हमने फ़ाहिमा सीरीन केस देखा था उसमें मैंने कल साफ साफ कहा था, फिर भी इसको लेकर के कुछ डाउट्स हो गए कुछ लोगों के मन में. इट इज़ पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन ऑल्सो गारंटेड अंडर आर्टिकल 21A एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी विच इज़ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ गारंटेड अंडर आर्टिकल 21. उसके अलावा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आसाम बजट, इस साल का आसाम बजट डिस्कस किया है जिसमें कई नई सारी स्कीम जो आसाम सरकार लेकर के आई उसको डिस्कस किया है, तो उसको एक बार ज़रूर देख लेना इस आने वाले APSC प्रीलिम्स के लिए. यू नेवर नो, अगर पेपर सेट नहीं हुआ होगा अभी तक तो फिर इससे काफ़ी सारे सवाल आ जाएंगे, सो प्लीज़ उसको देख लेना. चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं. पहला टॉपिक है रिगार्डिंग इंडिया एंड जो चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए थे वो कौन कौन से एरियाज़ में हुए थे उसको लेकर के ये पहला टॉपिक है, क्योंकि वो एरियाज़ अब इम्पॉर्टेंट हो गए हैं मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था पैंगोंग सो लेक से, ये लद्दाख LAC वाला एरिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ पैंगोंग सो लेक यहाँ पे सबसे पहले. फिर नकुला सेक्टर में कन्फ्लिक्ट हुआ, ये सब पिछले साल मई की मैं बात बता रहा हूँ जब चाइना और इंडिया के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ. तो सबसे पहला कन्फ्लिक्ट पैंगोंग सो में, फिर नकुला सेक्टर है सिक्किम में, वहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ. फिर 19 मई को हो गया यहाँ पे कन्फ्लिक्ट गलवान वैली में, और गलवान वैली में फिर आपको पता है कि हमारे लगभग 20 जवान शहीद हुए थे. उसके अलावा एक हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है यहाँ पे भी इंडिया और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हुए हैं. तो ये 4-5 लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले देख लो, ये है गलवान वैली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे. फिर नीचे आ जाओ, ये सब लद्दाख वाले एरिया में है. फिर नीचे आ जाओ हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग सो लेक. अगर पैंगोंग सो लेक की बात करो तो पैंगोंग सो लेक से होते हुए गुजरता है ये रिवर सियोक, जो सियोक रिवर आगे जा कर के फिर इंडस को मिलता है. इंडस की एक आप मान के चलिए राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड से आकर के मिलता है. इस पैंगोंग सो लेक के अगर ऊपर आप देखोगे तो इस तरह के फिंगर जैसे माउंटेन्स हैं, फिंगर जैसे हमारी उंगलियां हैं वैसे ही माउंटेन्स हैं, और ये सब काराकोरम का एंड साइड है. काराकोरम जो माउंटेन रेंज है उसका एंड साइड है, और टोटल 8 इस तरह की पहाड़ियाँ, इसको कहा जाता है 8 फिंगर्स. तो ये 8 फिंगर वाला एरिया है जो इस पैंगोंग सो लेक के ऊपर काराकोरम माउंटेन का है. यह पैंगोंग सो लेक एक सलाइन लेक है और यहाँ से सियोक नदी गुजरती है. तो PT पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, जो एरियाज़ आपको मैपिंग में देखना है वो लद्दाख में गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंग सो लेक. उसके अलावा जो 8 फिंगर वाले एरिया, ये काराकोरम रेंज माउंटेन रेंज है, ट्रांस हिमालयन माउंटेन है, ये आकर के यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, और इसका एंड जो है वो ये 8 फिंगर्स हैं. पैंगोंग सो लेक सलाइन लेक है, सियोक रिवर यहाँ से मूव करती है. उसके अलावा नकुला सेक्टर सिक्किम में है. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस टॉपिक के बेसिस पे. मेन इस टॉपिक में मैपिंग ही है, ये 4 मैप को ध्यान से देख करके जाना, अलग अलग लोकेशन जो मैंने यहाँ लिख करके दिए उसको देख करके जाना. और इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 102 इज़ अबाउट इजराइल. तो इजराइल को लेकर के भी कई सारे आर्टिकल आए, ये आर्टिकल मैंने कवर किया है इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट को लेकर के. अगेन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट PT पॉइंट ऑफ व्यू से है इजराइल की मैपिंग. बेसिक बातें तो आप जानते ही होंगे कि इजराइल एक जूस स्टेट है, और पैलेस्टीनियन लोग कौन से हैं, अरब स्पीकिंग इस्लामिक पीपल हैं, ये तो कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं. तो जो इम्पॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है वो है इजराइल की मैपिंग फ्रॉम PT पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए जेरूसलम सिटी, ध्यान देना, जेरूसलम सिटी बिल्कुल वेस्ट बैंक और इजराइल के बॉर्डर पे है. ध्यान से देखो, ये जेरूसलम, और पैलेस्तीन के 2 मेन टेरिटरी हैं, एक है वेस्ट बैंक और दूसरी तरफ है गाजा स्ट्रिप. ये 2
टेरिटरी मिलाकर के पैलेस्तीन बनता है, बीच में इजराइल है। अगर ऊपर साइड में देखिए तो यहाँ पे गोलान हाइट्स है। गोलान हाइट इज ए कन्फ्लिक्टेड टेरिटरी बिटवीन इजराइल एंड सीरिया। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखिए तो डेड सी है। डेड सी तीनों के ट्राई जंक्शन पे, एक तरफ इजराइल, दूसरे तरफ पैलेस्तीन का वेस्ट बैंक और फिर तीसरे तरफ जॉर्डन। उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे है सी ऑफ गैलीली, ये है डेड सी, ऊपर है सी ऑफ गैलीली और सी ऑफ गैलीली से एक नदी होकर के गुजरती है जॉर्डन रिवर, जो जाकर के डेड सी को मिलती है। जॉर्डन रिवर इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई इन द एरिया। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 103 इज अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड भी अलग अलग कारणों से न्यूज़ में था। उससे रिलेटेड जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, रोम स्टैच्यूट एक कानून है, रोम स्टैच्यूट इंटरनेशनल लॉ, उसके मदद से 1998 में रोम स्टैच्यूट को लाया गया। उसके मदद से आईसीसी बनाया गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। फाइनली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड केम इनटू फंक्शन इन 2002। एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज़ नॉट गवर्न्ड बाय यूएन और इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूएन सिस्टम। वो बात अलग है कि अगर यूएनएससी रेकमेंड करे किसी पर्टिकुलर केस को तो आईसीसी उस केस को ले सकता है। किस तरह के केसेस लेता है आईसीसी? कोई अगर इंडिविजुअल के खिलाफ या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अगर वो जीनोसाइड में, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में या वॉर क्राइम में इंगेज्ड हो तो। इस आईसीसी का हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीसी। और हाल फिलहाल में बुरुंदी एक ऐसा देश बना है, एक अफ्रीकन देश है वैसे तो, लेकिन इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली क्विट आईसीसी। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 104 इज अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन। तो पहले समझिए सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, और सर्कुलर से पहले समझिए लीनियर इकोनॉमी क्या होती है। लीनियर इकोनॉमी में कैसा है कि हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उससे चीज़ों को बनाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो वेस्ट बढ़ जाता है उसको इन्वायरमेंट में इसी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं, डंप कर देते हैं। तो इसको कहा जाएगा लीनियर इकोनॉमी। फिर होता है रिसाइकल इकोनॉमी। रिसाइकल इकोनॉमी में थोड़ा बहुत डंप करने से पहले कुछ चीज़ों को रिसाइकल कर लिया जाए, तो उसको कहा जाता है रीयूज इकोनॉमी या रिसाइकल इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी ऐसी होगी कि इन्वायरमेंट में लगभग नेग्लिजिबल के बराबर कुछ भी वेस्ट डंप किया जाए, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं उसको रिसाइकलिंग में ले आया जाए, तो दैट विल बी सर्कुलर इकोनॉमी। ये सर्कुलर इकोनॉमी, इसमें मिनिमम वेस्टेज होगा, मैक्सिमम यूजेज होगा, इट इज़ मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिल करके सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए एक डिजिटल फोरम लॉन्च किया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन। तो इस कारण से ये न्यूज़ में था, इससे मैंने आर्टिकल कवर किया था। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 105 इज़ अबाउट द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट। तो ये कानून इस साल फरवरी महीने में लाया गया ताकि जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं हमारे देश के, उनको बेहतर तरीके से गवर्न किया जा सके। तो हमारे देश के कौन कौन से मेजर पोर्ट हैं उनको भी एक एक करके पहले देख लो। गुजरात में है कांडला, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है मुंबई पोर्ट एंड जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। गोवा में है मर्मगांव, न्यू मैंगलोर इन कर्नाटका, कोचिन इन केरला, वीओ चिदम्बरम पोर्ट जिसको तूतीकोरिन भी कहते हैं वो है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। यहाँ पे चेन्नई पोर्ट एंड एन्नौर पोर्ट, ये तीन हैं तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, और हल्दिया पोर्ट, इसका नाम वैसे हल्दिया क्योंकि कोलकाता थोड़ा अंदर में है। कोलकाता इज़ नॉट ए मेजर पोर्ट है हल्दिया पोर्ट इन वेस्ट बंगाल। तो टोटल 12 मेजर पोर्ट हैं, और मेजर पोर्ट्स पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से देख रेख हो, इसके लिए ये कानून लाया गया है। तो इस कानून की मदद से सबसे पहले तो जो पुराना कानून था मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1963, उसको हटा करके नया लाया गया है। जो पुराने कानून में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, तो नए कानून में जो बोर्ड है पोर्ट अथॉरिटी का, हर पोर्ट का अपना एक पोर्ट अथॉरिटी होता है जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। उस पोर्ट अथॉरिटी का एक बोर्ड ऑफ मेंबर होता है, उस बोर्ड ऑफ मेंबर को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। उसके अलावा हर पोर्ट पे एक टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स बना दिया गया है जो यहाँ के टैरिफ रेट्स को फिक्स करेगा। और तीसरा एक एडजुडिकेटरी बोर्ड बनाया गया है जो यहाँ पे जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें जो डिस्प्यूट्स हो जाएं उसको रिजॉल्व करने के लिए एडजुडिकेटरी बोर्ड्स बनाए गए हैं।
पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट, इट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और वैसे तो 200 से भी ज़्यादा माइनर पोर्ट्स हैं, माइनर पोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये जो पुराने जो भी ऑब्सोलीट प्रोविजंस थे, आप पोर्ट एक्ट ऑफ 1963 उसको रिपील करता है। इट सिंप्लीफाइज द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी। एक टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स बनाया गया है जो टैरिफ फिक्स करेगा इन पोर्ट्स के लिए। एडजुडिकेटरी बोर्ड बनाया गया है जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा। पोर्ट्स को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, क्या पता पीटी में पूछ ले कि इंडिया का जितना भी ट्रेड होता है वैल्यू वाइज 70% ऑफ द ट्रेड हैपेंस थ्रू द पोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, जबकि वॉल्यूम वाइज 95% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड हैपेंस थ्रू द पोर्ट्स। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 106 इज अबाउट टैक्स बॉयंसी। तो टैक्स बॉयंसी इस साल न्यूज़ में था क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे साहब ने कहा कि हमारे देश का टैक्स बॉयंसी जो है वो हायर साइड पे चल रहा है 1.16। तो इस कारण से टैक्स बॉयंसी मैंने कवर किया था। टैक्स बॉयंसी क्या चीज़ होती है वो समझिए। इट इज़ अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रिसीट विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी। तो एग्जाम्पल की मदद से समझ लीजिए, अपने आप आपको ये बात समझ आ जाएगी टैक्स बॉयंसी क्या चीज़ होती है। व्हेन वी से कि टैक्स बॉयंसी इज 1.16, इसका सरल सा मतलब है कि अगर हमारी जीडीपी 1% बढ़ेगी तो हमारा टैक्स कलेक्शन 1.16% बढ़ेगा। तो टैक्स बॉयंसी ऑफ 1.16 मीन्स इंक्रीज ऑफ 1% इन जीडीपी विल लीड टू 1.16% इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन। तो जब भी 1 से ज़्यादा होता है टैक्स बॉयंसी तो वी से कि द टैक्स इज ऑन द बॉयंट साइड, अगर कम होता है तो वी से दैट इट इज ऑन द लेसर साइड। टैक्स इज कंसिडर्ड टू बी बॉयंट व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेज मोर देन 1% इफ द जीडीपी हैज इंक्रीज्ड बाय 1%। तो जब भी टैक्स बॉयंसी 1 से ज़्यादा होगी, 1 से कुछ ज़्यादा होगी तो कहेंगे कि टैक्स सिस्टम इज बॉयंट। तो टैक्स बॉयंसी इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रिसीट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। जिस हिसाब से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है उस हिसाब से क्या हमारा टैक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर 1 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि बॉयंसी ज़्यादा है, अगर 1 से कम है तो कहेंगे कि रिस्पॉन्सिवनेस कम है। उसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं इकोनॉमी के, उनको एक एक करके देख लीजिए। टैक्स अवॉइडेंस, इट रेफर्स टू मिनिमाइजिंग द टैक्स लाइबिलिटीज़ यूजिंग एन अवेलेबल रिसोर्स ऑफ एग्जेम्पशंस एंड टैक्स लॉस। तो कानूनी तरीके से अपने टैक्स के लाइबिलिटी को कम करने को कहा जाता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन, इलीगल तरीके से आपने टैक्स भरा ही नहीं, सरकार को अपना इनकम बताया नहीं, तो उसको कहा जाएगा टैक्स इवेजन, आपने टैक्स की चोरी की है। एक और टर्म होता है फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग इज ए कॉन्सेप्ट वेयर इन्फ्लेशन एंड द अर्निंग ग्रोथ में पुश मोर टैक्स पेयर इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि 2.5 लाख के ऊपर तो इनकम पे आपको टैक्स देना है, ठीक है, तो 3 लाख पे टैक्स देना है, टैक्स स्लैब होता है। अब इन्फ्लेशन के कारण हर आदमी की सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो उसी हिसाब से डीए टीए सब बढ़ रहा है और सैलरी भी बढ़ रही है। लेकिन टैक्स का जो ब्रैकेट है वो वही 3 लाख है, तो धीरे धीरे हर आदमी जो है वो उसकी इनकम बढ़ रही है और वो टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है। इसी को कहा जाता है फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग increase in tax collection because of inflation is known as fiscal drag, because more and more people come into tax bracket। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 107 इज अबाउट मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन। ये मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब भारत सरकार इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेगी अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो हमारे 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसमें हमारे 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को एम्फेसाइज करने के लिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लेकर के आई थी भारत सरकार इन 2015। तो कौन सी बातें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है? मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रन करती है। कौन से टाइम में लाया गया था? अंडर 12th 5-year प्लान। फोकस इज ऑन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन अ वैल्यू चेन मोड, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नाम ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 108 इज अबाउट वेमनाद लेक। तो वेमनाद लेक
केरला में है, यहाँ पे केरला कोस्ट पे है वेम्बनाड लेक। ये इंडिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज या सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ वाइज माना जाता है। तो इट्स ए लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया एज वेल एज सरफेस एरिया वाइज इट इज़ लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। इनफैक्ट अगर रामासार साइट की बात की जाए तो इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट रामासार साइट आफ्टर सुंदरबन विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। वेम्बनाड लेक केरला के अंदर काफ़ी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि हर साल जब केरला में ओनम मनाया जाता है, ओनम उनका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो अगस्त महीने में लोग मनाते हैं, तो जब भी ये लोग ओनम मनाते हैं केरला में तो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर बोट रेस होती है। उस बोट रेस को कहा जाता है नेहरू बोट रेस या फिर इसको वल्लम कल्ली भी कहते हैं। उसके लिए ये वेम्बनाड लेक काफ़ी पॉपुलर है। वेम्बनाड लेक जो है वो ब्रैकिस है। ब्रैकिस मतलब हाफ सलाइन हाफ फ्रेश, क्योंकि इधर से जो नदियाँ आ रही हैं उसमें फ्रेश वाटर डाल रही हैं जबकि इधर से ओशन का बैक वाटर इसको सलाइन बना रहा है। सो इट्स ब्रैकिस। So Vembanad Lake has become, or that way Vembanad Lake is the largest lake of India, लेकिन it's not a freshwater lake, it's brackish. Largest freshwater lake of India is Vular Lake that is in Srinagar. तो कौन सी बातें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है? वेम्बनाड लेक केरला में है, इट्स लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट लेक बट इट्स ब्रैकिस, हाफ सलाइन हाफ फ्रेश। सेकेंड लार्जेस्ट रामासार साइट आफ्टर सुंदरबन। नेहरू बोट रेस या वल्लम कल्ली यहाँ होता है ड्यूरिंग ओनम विच इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई मलयाली पीपल इन अगस्त। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़ वुलार लेक ऑन झेलम रिवर इन श्रीनगर। ये मैप में एक बार जाकर के देख लेना कैसे झेलम नदी आती है, वुलार से होते हुए श्रीनगर के बगल में है, वुलार से होते हुए फिर आगे जाकर के पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 109 इज अबाउट अर्जुन टैंक। तो अर्जुन टैंक से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूज़ आया था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्जुन टैंक, बहुत सारे मास लेवल में अर्जुन टैंक्स बनाए गए, 118 अर्जुन टैंक बनाए गए, उसको इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया उनके यूज के लिए। तो अर्जुन टैंक के बारे में समझ लीजिए। जो अर्जुन टैंक प्रोजेक्ट है ये 1972 में DRDO ने स्टार्ट किया था और इसका मास प्रोडक्शन 1996 में शुरू हो गया एट इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो डिज़ाइन किया है DRDO ने, मास प्रोडक्शन होता है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो एक भारत सरकार की ही कंपनी है। इसका अर्जुन टैंक का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका कहा जाता है, नाम है MK1A विच इज़ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ अर्जुन टैंक। इस MK1A में कुछ नई बातें हैं, जैसे कि MK1A में लाहट है। लाहट मतलब लेजर होमिंग अटैक मिसाइल, एक स्पेशल तरह का इसके अंदर मिसाइल लगाया गया है लाहट, जो कि इजराइल ने बनाया है, इजराइल की डिफेंस एजेंसी ने बनाया है। उसके अलावा ये जो नया MK1 अपग्रेडेड वर्जन है अर्जुन टैंक का, इसके ऊपर एक तरह का स्पेशल कवच जैसा लगाया गया है, कवच जिसका नाम है कंचन आर्मोर विच इज़ इंडिजीनियसली क्रिएटेड बाय इंडिया। तो कौन सी बातें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है? अर्जुन टैंक तो ओवरऑल इंडिजीनियसली बना है, इंडिया में बना है। अर्जुन टैंक 1972 में DRDO ने एक प्रोजेक्ट लाया था, 1996 से इसका मास प्रोडक्शन हो रहा है। MK1A इसका अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें अपग्रेड की गई हैं? तो लाहट नाम का एक मिसाइल इस पर लगाया गया है जो कि इजराइल ने बनाया है। उसके अलावा कंचन आर्मोर, कंचन कवच इसके ऊपर लगाया गया है जो हमारे देश की एजेंसी DRDO ने बनाया है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 110 इज अबाउट रेयर मैंडरीन डक। तो ये रेयर मैंडरीन डक काफ़ी न्यूज़ में था इस साल, खासकर आसाम को लेकर के, क्योंकि एक इस तरह का बर्ड देखा गया इन मागुरी बील। और ये बर्ड जिसको रेयर मैंडरीन डक कहते हैं वो नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में दिखता है नहीं, नॉर्मली असम में दिखता है नहीं, लेकिन हमारे असम में देखा गया मागुरी बील में, इसलिए इससे रिलेटेड न्यूज़ आया था, बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो मैंडरीन डक है ये वैसे तो IUCN रेड डाटा बुक में लीस्ट कंसर्न में है, मतलब इसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, लेकिन ये इंडिया में नहीं दिखता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन ईस्ट एशिया, जैसे जापान वगैरह में दिखेगा या चाइना में दिख जाएगा, लेकिन इंडिया में नहीं दिखता। इट्स नेटिव टू ईस्ट एशिया। इट रेयरली विजिट्स इंडिया। ये दिखा कहाँ था? हाल फिलहाल में मागुरी बील में। मागुरी बील इज़ एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया विच इज़ क्लोज टू, लगभग 7-8-10 किलोमीटर दूरी पे है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क से। और ये मागुरी बील पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि यहीं के आसपास वो भागजन ब्लो आउट हुआ था। भागजन ऑयल फील्ड में आपको याद होगा आग लग गई थी,
बागजान ऑयल फील्ड ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, आग लगने के कारण आसपास का इकोसिस्टम जो है वो पॉल्यूटेड हो गया था। उसमें मागुरी बील का भी इकोसिस्टम पॉल्यूटेड हो गया था, कुछ मछलियाँ मर गई थी। तो मागुरी बील पिछले साल न्यूज़ में था बिकॉज इट्स इकोसिस्टम वॉज पॉल्यूटेड। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है, रेयर मैंडरीन डक लीस्ट कंसर्न है IUCN में, ईस्ट एशिया में पाया जाता है, इट रेयरली विजिट्स इंडिया। अगर मागुरी मोटापुंग बील की बात की जाए, इट्स एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया क्लोज टू डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, अफेक्टेड बाय बागजान ऑयल ब्लास्ट ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड लास्ट ईयर। ये कहाँ है? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बारे में भी समझ लीजिए, इट्स ए नेशनल पार्क एज वेल एज बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज़ ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, साउथ बैंक पे ध्यान रखना। इट्स लोकेटेड इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया, एंड इट्स नोन फॉर 2 स्पीसीज मेनली, वाइट विंग्ड वुड डक, वाइट विंग्ड वुड डक एंड फेरल हॉर्सेस। ये ध्यान रखना, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 111 इज अबाउट जीका प्रोजेक्ट। तो जीका प्रोजेक्ट आसाम में इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पिछले बार APSC ने भी इससे रिलेटेड एक सवाल पूछ लिया था प्रीलिम्स में, तो जीका प्रोजेक्ट इस साल के लिए फिर इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था कि जापान के एम्बेसडर ने गुवाहाटी विजिट किया था, उस टाइम में जीका प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल आया था। तो समझते हैं जीका है क्या। जीका का फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये जापान की एक एजेंसी है जो उनका ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को देखती है। तो ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम ODA, ये दुनिया की ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका या फिर जापान, ये लोग, फ्रांस, ये दुनिया के बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को या पुअर कंट्रीज़ को कुछ पैसा देते हैं, सॉफ्ट लोन देते हैं। सॉफ्ट लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन देंगे, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे, ताकि ये दुनिया के जो पुअर कंट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। जैसे हमारे यहाँ पे बुलेट ट्रेन के लिए उन्होंने, जापान ने लोन दिया है 0.1% इंटरेस्ट रेट पे, सो दैट इज़ ऑल्सो अंडर ODA। तो जापान का प्रोग्राम है ODA, और जापान के अलावा बाकी सारे डेवलप कंट्रीज भी ODA देते हैं। और जापान का ODA देने के लिए उन्होंने, कि किस किस देश को ODA दिया जाना है, उसके लिए उन्होंने एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो कई सारे पुअर कंट्रीज़ को या लो इनकम कंट्रीज़ को सॉफ्ट लोन देता है। तो जीका के कई सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं। 2 इस तरह के प्रोजेक्ट गुवाहाटी में भी चल रहे हैं, सीवेज एंड सैनिटेशन से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड गुवाहाटी में। दोनों को ही गुवाहाटी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लीड कर रही है। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है, जीका इट इम्प्लीमेंट्स ODA ऑफ जापान। ODA ये सॉफ्ट लोन है, लॉन्ग इन टर्म लो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन given by developed countries to low income countries. India is largest recipient of ODA coming from Japan. जीका प्रोजेक्ट जो गुवाहाटी में चल रहे हैं बाय GMC, सीवेज एंड सैनिटेशन के एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 112 इज अबाउट मार्स मिशन। तो देखो, पिछले साल जून में एक ऐसा ओरिएंटेशन बन गया था मार्स और अर्थ के बीच में कि मार्स के लिए, मार्स प्रोब भेजने के लिए वो सबसे अच्छा टाइम था। इसलिए 3 मार्स मिशन हाल फिलहाल में भेजे गए। 3 मार्स मिशन एक पर एक, बैक टू बैक भेजे गए पिछले साल जून में। नासा ने भेजा परसीवरेंस, चाइना ने भेजा तियानवेन-1 एंड होप मिशन भेजा UAE ने। तो 3 मिशन बैक टू बैक भेजे गए। तो ये तीनों तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट हैं। चाइना का तियानवेन-1 विच इज़ अ रोवर मिशन, नासा का परसीवरेंस मिशन विच इज़ ऑल्सो अ रोवर मिशन, और उसके अलावा होप मिशन ऑफ UAE विच इज़ जस्ट एन ऑर्बिटर मिशन। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से मिशन हैं, पहले तो आई होप आपको याद होगा ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर मिशन का बीच का अंतर। ऑर्बिटर जो ऑर्बिट करता है, लैंडर जो लैंड करता है, एंड रोवर जो सरफेस पे चलता है। तो अलग अलग मिशन देख लीजिए जो अभी तक भेजे जा चुके हैं। टोटल 11 मिशन अभी तक भेजे जा चुके हैं। जो करंट वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नासा के मिशन जैसे कि इनसाइट, क्यूरोसिटी रोवर मिशन है जो ऑलरेडी नासा भेज चुका था। उसके अलावा मार्स रिकनेसेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी एंड मावेन मिशन, ये तीनों मार्स ऑर्बिटर मिशन है नासा के। हाल फिलहाल में जो रिसेंट है वो है परसीवरेंस मिशन ऑफ नासा विच इज़ अ रोवर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी मार्स एक्सप्रेस भेज चुकी है, एक्सोमार्स ट्रेस ग्रास ऑर्बिटर भेज चुकी है। UAE ने हाल फिलहाल में भेजा है रिसेंट 1 होप मिशन,
जिसको अल अमान भी कहते हैं, विच इज़ एन ऑर्बिटर मिशन। चाइना ने भेजा तियानवेन-1 विच इज़ अ रोवर मिशन, वो भी रिसेंट है। हमने जो भेजा था इंडिया ने मंगलयान मिशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, दैट वाज सेंट इन 2013-14। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 113 इज अबाउट वर्चुअल करेंसी। तो वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी, इसका एक एग्जांपल जैसे बिटकॉइन या लाइटकॉइन, ये सब तो आपने सुन ही रखा होगा, न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी मैंने कई दफ़ा कवर किया है। तो ये जो वर्चुअल करेंसीज़ हैं, दे आर इन द डिजिटल फॉर्मेट, और इनकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी डिजिटल फॉर्मेट में होती है। इस तरह से आपको ऑनलाइन अकाउंट बनाना होता है, वहाँ पे फिर इनके अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ से जाके इनको ख़रीदना होता है। तो जो रिकॉग्नाइज्ड करेंसी है उसमें आप पेमेंट करते हैं और फिर आपको ये डिजिटल करेंसीज आपको मिल जाती हैं। इन डिजिटल करेंसीज की जो वैल्यू डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितना डिमांड होगा उतना ज़्यादा इसकी दाम बढ़ते जाएंगे। ब्रीफली ये भी समझ लीजिए कि ये बनते कैसे। हम आम आदमी तो इसको ख़रीदता है, चलिए ऐसा पोर्टल पे लॉगिन करके और इसको ख़रीदता है जा करके, लेकिन ये बनते हैं थ्रू ए प्रोसेस नोन एज डिजिटल माइनिंग। जो दुनिया के जो कोडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चलाते हैं, कोडिंग करते हैं, वो दुनिया के जो बड़े कोडर्स होते हैं, दे बाय ब्रेकिंग सच कोड्स कैन क्रिएट सम डिजिटल करेंसीज, वर्चुअल करेंसीज। तो कोडिंग दी हुई होती है, उस कोडिंग को ब्रेक करने पे इस तरह की वर्चुअल करेंसी जनरेट होती है। तो कुछ लोग जो कोडर्स हैं, जो इस तरह की कोडिंग कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, वो लोग तो ऐसे कोडिंग करके और इस तरह की डिजिटल करेंसी जनरेट कर लेते हैं, जिसको कहते हैं डिजिटल माइनिंग। तो कुछ लोग तो डिजिटल माइनिंग कर लेते हैं। इस तरह से दुनिया में इस तरह की डिजिटल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन या लाइटकॉइन बनती है, और बाकी हमारे आपके जैसे आम लोग इस तरह से ऑनलाइन अकाउंट बना करके इनको खरीदते हैं और फिर उसको ख़रीदा बेचा जाता है, और उसके डिमांड अगर बढ़ जाती है तो फिर उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। इसकी जो ओवरऑल जो ट्रांजैक्शंस हैं वर्चुअल करेंसी की, डिजिटल करेंसी की, वो डिटरमाइन होती है थ्रू ए टेक्नोलॉजी नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कैसा है कि मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन होना है ए से बी के बीच में, तो इसके लिए 3 लेजर जनरेट होंगे 3 अलग अलग सिस्टम्स पे, और जब ये तीनों अप्रूव कर देंगे कि हाँ ठीक है, ए ने बी को 100 रुपये दिए, जब तीनों ही अप्रूव कर देंगे तभी जाकर के ये ट्रांसफ़र कंप्लीट माना जाएगा। तो मुद्दा ये है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए 3 अलग अलग लेजर डेवलप हो जाते हैं, फिर अगला ट्रांजैक्शन होगा तो 3 अलग अलग लेजर डेवलप हो जाते हैं। इस तरह से एक ब्लॉक चेन बनती रहती है। तो ब्लॉक चेन एक टेक्नोलॉजी है, सिर्फ डिजिटल करेंसी के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, अलग अलग सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है। वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसका कोई एक कंट्रोलर नहीं है, कोई एक यूजर नहीं है। जब भी आप इसको यूज करेंगे तो 3 इसके या 4 ब्लॉक और बन जाएंगे, फिर जब भी आप यूज करेंगे तो 4 ब्लॉक और बन जाएंगे। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से वर्चुअल करेंसी का ट्रांजैक्शन को रेगुलेट किया जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू वर्चुअल करेंसी, इट कैन बी यूज इन अदर फील्ड्स एज वेल। बिटकॉइन को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन था कि उसे हमारे देश में लीगल है कि नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो आरबीआई ने बैन कर दिया बिटकॉइन या इस तरह के डिजिटल करेंसीज को। बैंक्स को ऑर्डर दिए कि नहीं, बिटकॉइन को आपका ट्रांजैक्शन किसी भी हालत में नहीं होने देना है। कोई भी अगर इंसान बिटकॉइन खरीदता है तो उसके अकाउंट को फ्रीज कर दें, ऐसा रेगुलेशन आया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिटकॉइन या इस तरह के डिजिटल करेंसी पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए और धीरे धीरे रेगुलेट करना चाहिए। तो इसके बाद बिटकॉइन या इस तरह के डिजिटल करेंसीज पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो उठा लिए गए हैं आरबीआई द्वारा। सो फॉर द टाइम बिंग बिटकॉइन एंड अदर डिजिटल करेंसीज आर अनरेगुलेटेड। कोई कानून है नहीं, वो बात अलग है, सरकार एक कानून लेकर के आ रही है इनको रेगुलेट करने के लिए, लेकिन अभी तक तो वो आया नहीं है। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फ्रॉम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। डिजिटल करेंसी हैं ये, जनरेटेड थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिजिटल माइनिंग। दिस डिजिटल माइनिंग रिक्वायर्स ब्रेकिंग कोड्स एंड विच रिक्वायर्स ह्यूज पावर कंजम्पशन। बहुत पावर कंजम्पशन लगता है, इसलिए इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं माना जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। राइट नाउ इट इज़ अनरेगुलेटेड सिंस बैन हैज़ बीन लिफ्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। वेरिफिकेशन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ब्लॉकचेन क्या होती है? एक पब्लिक लेजर है दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट। देयर इज़ नो सिंगल यूजर कंट्रोल एंड कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनी बॉडीज परमिशन। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 114 इज अबाउट धुबरी फुलबारी ब्रिज। तो 2 इंपॉर्टेंट ब्रिज का स्टोन लेइंग सेरेमनी किया गया है हाल फिलहाल में। धुबरी से फुलबारी एक ब्रिज बनाया जाएगा। फुलबारी इन
मेघालय एंड धुबरी इन असम ऑफ कोर्स। ये जो ब्रिज होगा इट इज़ ऑन हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 127B, और इससे जो डिस्टेंस है धुबरी और फुलबारी का वो 6 घंटे से घट के सीधा सीधा 20 मिनट तक आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। उसके अलावा मजूली ब्रिज बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे नंबर 715K, विच विल कनेक्ट नीमाती घाट ऑन जोरहट साइड विथ कमलाबारी ऑन मजूली साइड। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, धुबरी फुलबारी ब्रिज, इट विल कनेक्ट धुबरी टू फुलबारी इन मेघालय ऑन नेशनल हाईवे नंबर 127B, मजूली ब्रिज नीमाती घाट ऑन जोरहट एंड कमलाबारी ऑन मजूली ऑन नेशनल हाईवे नंबर 715K, इट्स लेंथ विल बी 6.8 किलोमीटर्स। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 115 इज अबाउट नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो इस साल बजट सेशन में निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि भारत सरकार लॉन्च करेगी नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बनाया जा सके। हाइड्रोजन देखिए वैसे तो इन्वायरमेंट में काफ़ी रेडली दिखता है आपको, लेकिन चूँकि वो कभी भी इतना रिएक्टिव होता है कि कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं दिखेगा, वो किसी न किसी कंपाउंड फॉर्म में दिखता है। फॉर एग्जांपल वाटर, अब वाटर में हाइड्रोजन है, इसी तरीके से हर अलग अलग चीज़ों में हाइड्रोजन दिखता है, अमोनिया में है, लेकिन हाइड्रोजन फ्री फॉर्मेट में नहीं दिखता है। और फ्री फॉर्मेट में जो हाइड्रोजन है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रोजन बैटरी बनाने के लिए, जो कि काफ़ी क्लीन एनर्जी का सोर्स है, वो फॉसिल फ्यूल से काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। हाइड्रोजन बैटरी कैसे काम करती है देखिए, एक तरफ से हाइड्रोजन डाला जाएगा, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन डाला जाएगा, और ये फिर हाइड्रोजन से कैसा है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो फिर इस तरह से जब पास होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। H+ हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो H+ बन जाएगा, ये H+ और ऑक्सीजन पे आकर के इलेक्ट्रॉन्स चिपक जाएंगे, तो ये H+ और ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा तो O- मिल करके वाटर बना देगा। तो सोचिए कितनी अच्छी बात है, हाइड्रोजन डाल रहे हैं, ऑक्सीजन डाल रहे हैं और वाटर बना रहे हैं, कितना अच्छा है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। उसके अलावा हाइड्रोजन का एक तो इस्तेमाल है, हाइड्रोजन फ्यूल बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाया जा सकता है, जो मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा हाइड्रोजन को अगर CNG के साथ मिला दिया जाए, CNG के साथ मिक्स कर दिया जाए, तो उसको कहा जाता है HCNG फ्यूल, हाइड्रोजन मिक्स CNG फ्यूल। और हाइड्रोजन मिक्स CNG फ्यूल भी कैसा होता है कि एनर्जी इफिशियंट होता है, उसके अलावा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम करता है। और इसी तरह की HCNG बस चलाई जा रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी टू ऑपरेट सच HCNG बसेस। हाल फिलहाल में NTPC ने भी इस तरह के 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले बसेस चलाए हैं। तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार लेकर के ये 2021-22 में। हाइड्रोजन अबंडेंट मात्रा में दिखता है हमारे आसपास में, बट ओनली इन कंबाइंड फॉर्म लाइक वाटर। इट्स ए क्लीन फ्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी। HCNG पहली बार इसमें दिल्ली में बसेस चलाई गई हैं, HCNG बसेस। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 116 इज़ अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन 2 कंट्रीज़। तो इंडिया और मॉरिशस ने हाल फिलहाल में एक इकोनॉमिक अग्रीमेंट साइन किया है, सीपा। तो इस कारण से ये आर्टिकल मैंने कवर किया था, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि कितने तरीके के इंडिया मॉरिशस ने हाल फिलहाल में सीपा साइन किया, लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया कि कितने तरीके के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सकते हैं, इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA। PTA में कैसा होता है कि 2 देश मिलकर के फैसला लेते हैं कि कुछ एक आइटम पे हम लोग फ्री में ट्रेड करेंगे या काफ़ी कम नॉमिनल टैरिफ रेट पे ट्रेड करेंगे। यानी कि दे रिलीज अ पॉजिटिव लिस्ट 10 आइटम का या 5 आइटम का लिस्ट रिलीज कर देते हैं कि भाई इन आइटम्स पे हम लोग सस्ते में ट्रेड करेंगे। PTA को अपग्रेड किया जाता है FTA में। FTA में कैसा है कि निगेटिव लिस्ट रिलीज की जाती है। निगेटिव लिस्ट मतलब भाई इन 5 आइटम या 7 आइटम को छोड़ करके बाकी सब पे हम फ्री में ट्रेड करेंगे। तो बाकी इसमें अगर नहीं है तो हर आइटम पे फ्री में ट्रेड किया जाएगा, तो दैट इज़ निगेटिव लिस्ट। तो ऑफकोर्स FTA इज बिगर, PTA स्मॉलर। PTA में सिर्फ पॉजिटिव लिस्ट है, कुछ एक आइटम पर ट्रेड हो रहा है, पॉजिटिव लिस्ट। यहाँ पे निगेटिव लिस्ट है कि इन आइटम्स को छोड़ दिया जाए, निगेटिव लिस्ट वाले आइटम को छोड़ दिया तो बाकी सब पे फ्री में ट्रेड होगा, काफ़ी लिबरलाइज तरीके से होगा। उससे हाइयर वर्जन का है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सीका या सीपा, दोनों एक ही है। उसमें लिबरलाइज ट्रेड तो होगा ही होगा FTA जैसा। उसके अलावा देयर विल बी फ्री मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, एक देश के प्रोफेशनल्स दूसरे देश में काम कर सकते हैं। देयर विल बी फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, एक देश का कैपिटलिस्ट दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो दैट मीन्स FDI आराम से आ जा सकता है इफ़ 2 कंट्रीज हैव साइंड सीका। उससे हाइयर लेवल का होता है कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन में कैसा होता है कि मान लीजिए 4 कंट्री है ABCD, तो इन्होंने मिल करके
आपस में इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि दे विल एक्ट लाइक ए वन कॉमन कस्टम बैरियर फॉर अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो 4 कंट्री के लिए बाकी पूरे दुनिया भर से ट्रेड करने के लिए जो भी नॉर्म्स होंगे वो चारों के लिए सेम होंगे। मान लीजिए ABCD है, तो अगर ये वीट A मंगा रहा है इजराइल से, तो अगर वो A लगा रहा है 15% इम्पोर्ट ड्यूटी, तो अगर B मंगाएगा इजराइल से वीट तो वो भी 15% ही इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगा। मतलब ABCD इफ दे आर हैविंग इन अ कस्टम्स यूनियन मीन्स दे विल एक्ट लाइक वन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड एंड दे विल हैव एज वन कॉमन कस्टम बॉर्डर। कॉमन मार्केट में कैसा है, देयर विल बी फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, कैपिटल, गुड्स, आराम से एक दूसरे से दूसरे देश में आराम से मूवमेंट हो सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इकोनॉमिक मार्केट या इकोनॉमिक यूनियन, इसमें कैसा होता है, द कंट्रीज अडॉप्ट कंप्लीट वन मॉनेटरी पॉलिसी, दे अडॉप्ट वन करेंसी, इट्स एग्जांपल इज यूरोजोन, जिनकी करेंसी है यूरोस। तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 117 इज अबाउट समरप्रीति। समप्रीति इज 3 स्टार टॉपिक, ध्यान से सुनिए। ये आसाम साहित्य सभा की इनिशिएटिव है इन ऑर्डर टू रीच आउट टू द डाइवर्स कम्युनिटीज लिविंग इन असम। स्पेशल फोकस विल बी ऑन 4 चपोरी कल्चर। हर एक 4 पे जो टेम्पोररी सैंड बार्स होते हैं उनको 4 कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। हर एक 4 पे जो भी लोग रह रहे हैं उनको रीच करने के लिए वहाँ पे एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी आसाम साहित्य सभा की। तो समप्रीति आसाम साहित्य सभा का फोकस रहेगा रीच आउट टू द डाइवर्स कम्युनिटीज, फोकस ऑन 4 चपोरी कल्चर स्पेशली, ब्रांच इन एवरी 4 ऑफ आसाम साहित्य सभा। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 118 इज अबाउट डिफेमेशन केसेज इन इंडिया। तो ये डिफेमेशन केसेज हाल फिलहाल में बहुत न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ MJ अकबर एंड प्रिया रमानी। तो MJ अकबर पहले के यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, प्रिया रमानी उनके साथ काम करती थी। ये 17-18 साल पुरानी बात है। और अब हाल फिलहाल में जब 2018 में मीटू मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो प्रिया रमानी ने एलिगेशन लगाया कि MJ अकबर ने उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ऐसे कुछ इश्यूज़ हुए थे, तो उस कारण से उन्होंने अपना काम जॉब छोड़ दिया। तो उसके बाद MJ अकबर ने केस कर दिया, डिफेमेशन का केस कर दिया प्रिया रमानी पे कि आप मुझे बेवजह का बदनाम कर रही हैं। तो डिफेमेशन केस इसलिए बहुत सारा न्यूज़ में था। तो डिफेमेशन का केस आपको ध्यान से समझना है कि सिविल या क्रिमिनल ऑफेंस दोनों ही हो सकता है। सिविल में कैसा है कि सिर्फ फाइन लगेगा, आपको बस एक मुआवजा देना होगा। क्रिमिनल केसेस में आपको जेल भी हो सकती है 2 साल तक की। और MJ अकबर ने क्रिमिनल केस लगाया था प्रिया रमानी के ऊपर। क्रिमिनल केसेस के लिए IPC में 2 सेक्शन हैं डिफेमेशन के, सेक्शन 499 एंड 500। अभी क्रिमिनल ऑफेंस फॉर डिफेमेशन, इसको लेकर के अक्सर आर्टिकल आते रहते हैं। तो कई सारे आर्टिकल आए थे कि डिफेमेशन को लेकर के क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफेमेशन को अगर क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाता है तो उससे कैसा होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगता है। तो दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर जहाँ पे लिबरल कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट की जाती है, वहाँ पे डिफेमेशन इज जस्ट ए सिविल ऑफेंस कि ठीक है मानहानि का केस कराया जाए और कुछ मुआवजे की रकम ले ली जाए, बट इट इज़ नॉट ए क्रिमिनल केस। इंडिया में डिफेमेशन इज अ क्रिमिनल केस ऑल्सो विच इज़ अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इस तरह का केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि डिफेमेशन शुड नॉट बी ए क्रिमिनल केस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिफेमेशन शुड बी ए क्रिमिनल केस इन इंडिया एंड सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ IPC विच मेक्स इट ए क्रिमिनल ऑफेंस आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, डिफेमेशन क्रिमिनल ऑफेंस होने से थोड़ा बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लिमिटेशन आता है विच इज़ अ फंडामेंटल राइट, बट ध्यान रखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट बट नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। प्लस ध्यान से सुनने की बात है कि राइट टू रेप्यूटेशन, एक इंसान की अपने इज्जत का अधिकार, राइट टू रेप्यूटेशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि राइट टू रेप्यूटेशन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट विच इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21 के एम्बिट को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के एम्बिट को एक्सपैंड करते हुए राइट टू रेप्यूटेशन भी इसमें ऐड कर दिया था। जैसे राइट टू प्राइवेसी ऐड की, राइट टू इंटरनेट ऐड किया, केरला हाई कोर्ट ने राइट टू रेप्यूटेशन भी आर्टिकल 21 में ऐड करके उसको फंडामेंटल राइट बना दिया है। सो राइट टू रेप्यूटेशन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेमेशन का क्रिमिनल ऑफेंस रहना जरूरी है। पॉइंट
कौन कौन से ध्यान में रखनी है? डिफेमेशन सिविल ऑफेंस तो है ही, क्रिमिनल ऑफेंस भी अंडर आईपीसी 499 एंड 500। सुब्रमण्यम स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स इंपॉर्टेंट कि डिफेमेशन क्रिमिनल ऑफेंस रहे, और क्योंकि राइट टू रेपुटेशन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 119 इज अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में एक गाइडलाइन दिया था इंडिया के सारे सरकारों के लिए। उस गाइडलाइन को पॉपुलरली कहा जाता है विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइन वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट टू ऑल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू हाउ टू एंश्योर दैट देयर इज नो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। बाद में इसी विशाखा गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इसको कानून में फॉर्म कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया अंडर दिस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013। इसमें कैसा है कि अगर कोई भी वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ रहा है एट वर्क प्लेस, तो शी कैन आइदर फाइल ए केस इन द कोर्ट, और जिस जगह पे वो काम करती हैं शी कैन फाइल ए कंप्लेन एट द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ऑफ द वर्क प्लेस, अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो। अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे हाउसमेड वगैरह हैं, तो फिर उनके डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कंप्लेन कमेटी होगी। उस लोकल कंप्लेन कमेटी में कम से कम 5 मेंबर होंगे, उसमें से कम 2 वुमेन होंगी, और वो लोकल कंप्लेन कमेटी में जाकर के वो केस रजिस्टर कर सकती हैं। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, it was according to Visakha guideline of Supreme Court given in 1997 by Supreme Court। उसके बाद इसको कानून बना दिया गया। कानून के हिसाब से 3 ऑप्शन है विमेन के पास, सी कैन आइदर मूव टू कोर्ट, बट इफ सी वर्क्स इन ए फॉर्मल सेक्टर मतलब इफ हर ऑफिस हैज़ मोर देन 10 एम्प्लॉयज़, देन उस फॉर्मल सेक्टर में कम से कम एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी होना चाहिए, और इंटरनल कंप्लेन कमेटी में वो केस रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन वो जो केस होना चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन आज इंसिडेंट हुआ है तो 3 महीने के अंदर केस रजिस्टर हो जाना चाहिए। एंड इंक्वायरी शुड ऑल्सो बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज बाई द इंटरनल कंप्लेन कमेटी। अगर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक लोकल कंप्लेन कमेटी होगी जहाँ पे वो वुमेन अपना केस रजिस्टर कर सकती है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 120 इज अबाउट मस्टर्ड प्रोडक्शन इन इंडिया। तो मस्टर्ड ज़्यादातर हमारे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में उगते हैं, उसमें भी राजस्थान इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड, सरसों। मस्टर्ड राबी सीजन में उगता है, और यानी कि सितंबर अक्टूबर में इसकी सोइंग होगी, फरवरी मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग होगी। मस्टर्ड को पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, एंड इट कैन नॉट टॉलरेट एट ऑल वाटर लॉगिंग। इसको न्यूट्रल पीएच कंडीशन चाहिए। अगर 6 से पीएच कम हो जाए तो ये बर्बाद हो जाता है, तो एसिडिटी तो बिल्कुल नहीं चाहिए इसको। टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें ध्यान में रखनी है, मस्टर्ड राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगता है, वैसे तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उगते हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा। उसके अलावा राबी सीजन में उगता है। इट डज़ नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग, न्यूट्रल पीएच इसको चाहिए, एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज़ अबाउट 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल संडे है, कल आप बाकी 6 दिन जो हमने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। जो अगला सेशन होगा हमारा, दैट विल हैपन ऑन मंडे, दैट इज़ द डे आफ्टर टुमारो। उस दिन हम लोग 121 से आगे चलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।